नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फूल बत्ती करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं मनु सविता आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं 5 अप्रैल 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ स्पेशल फैक्टों पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ विदेश की नीतियों के बारे में बात करेंगे, कुछ विदेशी चर्चाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को आप देखना है, ठीक है मित्रों। तो आप सभी को पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है। आइए देखते हैं हमारा मोटिवेशन। ये हमारा मोटिवेशनल कोड है जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपको काफ़ी मजबूत भी करेगा आपकी परीक्षाओं से लड़ने के लिए। कहा गया है मित्रों को, गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। जी हाँ मित्रों, गीता में साफ साफ लिखा गया है कि कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। आप कमज़ोर कभी नहीं थे, आप कमज़ोर कभी ना हो सकते हैं और ना आप कभी कमज़ोर होंगे। कमज़ोर है तो सिर्फ आपका वक्त है और मैं आप सभी के साथ बना हुआ हूं। आपके इस कमज़ोर वक्त में भी आपका साथ देने वाला हूं। आपको बेहतरीन रूप से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी कराने वाला हूं। तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथियों, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना दिन आप सभी को यह मंजिल आपको मिलेगी। आपको आपकी सपनों की उड़ान उड़नी होगी। तो आइए इस बेहतरीन से सपनों की उड़ान की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हमेशा क्या करनी पड़ती है, हद को पार करना पड़ता है। तो इसी हद को आज हम पार करेंगे और सभी क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से आज पढ़ने वाले हैं। उस क्वेश्चन को मैं आप बताऊंगा जो छोटी सी उसमें मिस प्रिंटिंग हो गई थी, थोड़ी सी टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई थी, ठीक है मित्रों। तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले। और पहला ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है मित्रों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। जी हाँ मित्रों, वैसे तो ये इनका आयोजन 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के तहत इन्हें स्थगित कर दिया गया। अब इनका आयोजन 2022 में किया जाना है। कहाँ पर किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया जाएगा मित्रों, ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा? कर्नाटक में। अब कर्नाटक में किया जाएगा, ये इसका दूसरा संस्करण है। कौन सा मित्रों? दूसरा इसका संस्करण है जो कर्नाटक में आयोजन किया जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका यहाँ पर शुभंकर क्या रखा गया है? तो शुभंकर रखा गया है इसका बीरा। जैसे आप सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक, इसमें क्या रखा गया था? मिराई तोबा, है ना। ऐसे सोमेटी रखा गया था पैरा ओलंपिक का। तो इस प्रकार से रखे गए थे। ऐसे इस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स, माफ करना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो रखा गया है वो क्या है? शुभंकर बीरा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो खेल मंत्री आप सभी लोग जानते हैं कौन है? अनुराग ठाकुर। ये खेल मंत्री और सूचना के मंत्री हैं जिन्हें कहते हैं अनुराग ठाकुर। अब इसमें आपके लिए लेकर के आया हूं तो कुछ आगामी हमारे खेल प्रतियोगिता हैं, इनके बारे में जानते हैं और इन्हें समझते हैं। तो सारे के सारे आपको बहुत पेशेंस के साथ देखने और समझने होंगे एक एक क्वेश्चन को। ये आगामी खेल प्रतियोगिता आप सभी के लिए मैंने नोट डाउन की हैं, तो इन्हें पढ़िएगा और देखिएगा। आईसीसी पुरुष T20, कौन सा? आईसीसी T20 विश्व कप 2022, इसका कहाँ पर होगा? तो ये इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। कौन सा है? 2022 का है। ये पुरुष T20 विश्व कप है जो ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया जाएगा। आईसीसी T20 विश्व कप ये कब होगा? तो आईसीसी T20 या 2024 का कहाँ पर होगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। आईसीसी T20 2026 कहाँ पर होगा? तो ये भारत और श्रीलंका में होगा। तो तीनों आप याद रखिएगा कि आईसीसी T20 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा और 2026 का कहाँ पर होगा? तो भारत और श्रीलंका में। अब वहीं पर आप सभी लोग देखिए कि आईसीसी T20 विश्व कप 2023 कहाँ पर होने वाला है? तो दक्षिण अफ्रीका में। और ये कौन से नंबर का होगा? तो 8वें नंबर का। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट पुरुष, ये कहाँ पर होगा विश्व कप? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। आईसीसी एक दिवसीय 2022, तो इसका आयोजन कहाँ पर चल रहा है? न्यूजीलैंड में चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप इस 2022 का आयोजन कहाँ पर चल रहा है? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन चल रहा है, ठीक है। पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। इसी के साथ आपको याद रखना है कि 13वां आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा? अब मैंने बताया आपको भारत में। फीफा अंडर 17 महिला 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारत में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा? तो कतर दोहा में होगा। 23वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो में। और 33वें इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। 19वां एशियाई खेल 2022, तो इसका हांगजोंग चीन में होगा। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ भारत में होने वाला है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक ना एक नंबर आपका फंसने वाला है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करने हैं। आपको कसम है, आपको भगवान की कसम है, आपको अपने सपनों की कसम है। ये क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिए तो आप सभी की लाइफ बनने वाली है, आप सभी के नंबर पक्के होने वाले हैं। तो मैं अलग से इन क्वेश्चनों को लिख कर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, इन्हें नोट डाउन करिएगा। तो जैसा कि मैंने पूछा है, सेना चिकित्सा कोर स्थापना, ये सेना चिकित्सा कोर स्थापना आखिरकार है क्या? तो 3 अप्रैल 1764 को, कब मित्रों? 3 अप्रैल 1764 को चर्चा में हुआ था कि इसकी स्थापना हुई थी।
ठीक, किसकी? तो सेना चिकित्सा। आपदा के समय आम जनता की सहायता करना इसका काम है, ठीक है। और सेना चिकित्सा कोर की स्थापना 3 अप्रैल 1764 को की गई थी। और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसका हाल ही में 3 अप्रैल को कौन सा 258वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसा कि आपको पता है, आपदा में आम जनता की सहायता करना, इसके लिए सेना चिकित्सा कोर की स्थापना की गई थी। ये आप सभी को पॉइंट याद रखना है। अब जैसा कि आपको पता है कि लेडी विद लैम्प आप सभी लोग जानते हैं कौन है, तो नाइटिंगेल फ्लोरेंस, है ना। इनने भी क्या किया था, लोगों की सहायता की थी जब क्रीमिया युद्ध हुआ था, सैनिकों की सहायता की थी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है 1757 तो प्लासी का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और आप सभी लोग जानते हैं किसके बीच, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। 1540 कन्नौज का युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य, जिसमें हुमायूं की इसमें क्या की गई थी, पराजय हुई थी और शेर शाह सूरी इसमें जीत गया था। और इससे पहले हुआ था कौन सा, 1539 में चौसा का युद्ध, इसमें भी हुमायूं की हार हुई और इसमें कौन जीता, शेर शाह सूरी जीता। शेर शाह सूरी के द्वारा आप सभी लोग जानते हैं जीटी रोड का क्या किया गया था, जीटी रोड का उद्घाटन या इसकी शुरुआत किसने की थी, तो शेर शाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए इस क्लास से हटकर बिल्कुल ही बेहतरीन से क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को देखिएगा, आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जीत उसी की होगी जिसका पसीना बहना है जारी। तो इस पसीने की कीमत को समझिए और आप सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को भी पूरा देखिए। क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पूछा गया है पहली कौशल, कैसे मित्रों, पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुई, तो मित्रों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ पर मित्रों, नई दिल्ली में। और इसमें स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 का आयोजन किया गया था, इसे संपन्न कराया गया था। अब इसमें जिसने भी गोल्ड मेडल जीता है वो कहाँ का जाएगा, तो विश्व जूनियर स्किल्स जो कि संघाई चीन में होने वाला है, जिसने इसमें क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, वो यहाँ पर विश्व लेवल के जूनियर स्किल्स चैंपियनशिप को खेलेगा और इसी के लिए इसका आयोजन कराया गया था। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अब दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली आप सभी को बताया भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्या है, दिल्ली। इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली, तो दिल्ली अधिवेशन कब हुआ था, दिल्ली अधिवेशन 1923 में हुआ था और इसमें एक अध्यक्ष निकल कर आए जिनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे युवा थे जो कांग्रेस का इन्होंने अधिवेशन किया था, ये सबसे युवा थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं पर आपको याद रखना है कि 1940 से 1946 तक एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बेहतरीन सा पॉइंट है आप सभी को याद करने के लिए। नेक्स्ट, दिल्ली घोषणा, तो दिल्ली को राजधानी घोषणा या दिल्ली की स्थापना कब की गई थी, तो 1911 में, बल्कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1912 में। इसकी घोषणा 1911 में की गई और इसकी स्थापना 1912 में की गई। दिल्ली समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था, तो आप सभी को मालूम है 1932 में। कब गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1932 में। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ था, 1932 में। ठीक है, यहाँ पर पहली बार गांधी जी ने क्या किया था, किसी गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी या भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं दिल्ली से। ठीक है, अलग पॉइंट है आपके लिए, बेहतरीन से पॉइंट है, इन्हें नोट डाउन करिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और इसमें एक बार फिर से हम करेंगे इंटरनेशनल बेइज्जती। और इंटरनेशनल बेइज्जती आप सभी को पता है किसकी होती है, तो अपने पड़ोसी देश नल्ला पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये सबसे बेकार घटिया देश है ना, और इसकी बेइज्जती करना ही सबसे बढ़िया बात रहती है। तो पाकिस्तान है ना, इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती फिर से हुई है। आइए देखते हैं क्या इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती है। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है, तो हाल ही में भारत के पड़ोसी देश, अपने भैया, अपने बेटे, अपने पड़ोसी, इसका नाम है पाकिस्तान, इसने क्या किया है, अपनी नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। 3 अप्रैल 2021, माफ़ करना यहाँ 2022 करिएगा, 3 अप्रैल 2022 को यह कारनामा इन्होंने किया और 5 मिनट में इन्होंने क्या कर दिया, तो यहाँ की असेंबली को भंग कर दिया। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और यहाँ के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि 90 दिनों के अंदर यहाँ पर पुनः से चुनाव किए जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है, 90 दिनों के बाद क्या होता है, 3 महीने बाद देखते हैं, है ना। तो ये सारी पॉइंट्स हैं और यहाँ के आप सभी को पता है ये हाल ही में यहाँ पर बात चली है। ठीक है, अब आप सभी के लिए अलग से ललन टॉप क्वेश्चन, जैसे आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात की गई है और आर्टिकल 199 में धन विधेयक परिभाषा बात की गई है, धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। हाल ही में हिलाल पाकिस्तान यह किसे दिया गया था, तो बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट आप सभी को जानते हैं, इसके मालिक है माइक्रोसॉफ्ट के, हिलाल पाकिस्तान इन्हें दिया गया था बिल गेट्स को। FATE की ग्रे लिस्ट में कौन कौन शामिल है, तो
पाकिस्तान इसमें 2018 शामिल है, लेकिन हाल ही में 2022 में कौन सा नया देश शामिल हो गया, तो ये UAE भी इसमें शामिल हो गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके द्वारा 2 लिस्ट जारी की जाती हैं, ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। उसकी ग्रे लिस्ट में कौन शामिल है, तो ये पाकिस्तान और UAE। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मित्रों, आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप सभी लोग इसे देख रहे हैं तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे एक बार बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात बता देना कि जिससे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला कर दे सकूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी इस वक्त चल रही है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको सभी को बताता हूँ। जबकि हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर तो बात कर चुके हैं, लेकिन 3-4 दिन से यह वीडियो नहीं हो पा रही थी। आप सबको बताया सर को दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से, हालांकि मेरे पास बहुत सारे आप सभी के लिए नोट्स रखे हुए हैं, मैं कराना चाहता तो उसमें से करा देता, लेकिन आप सभी को पता है कि जब तक आप इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे हमें क्या नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है, तब तक मैं आपको वो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो भंडारा है और भंडारा मैं आपको दे दूंगा तो आपको बचेगा नहीं। इसीलिए सोच रहा हूँ कि तभी मैं आपको दूँ वो भंडारा कि जब सर आपको बताएं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखाऊं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, हिप्पोक्रेटिस शपथ। कैसी मित्रों, हिप्पोक्रेटिक शपथ, जिसे चरक शपथ के नाम से जाना जाएगा। आप ये आखिर होती क्या है, तो मेडिकल शिक्षा जो ग्रहण करते हैं छात्र, उन सभी को एक शपथ दिलाई जाती है जिसे चरक शपथ के नाम से जाना जाता है। पहले इसे हिप्पोक्रेटिक शपथ के नाम से जाना था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, चरक शपथ। यह चरक संहिता पर आधारित है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आपको एक बात बतानी है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है। ये पॉइंट अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपकी परीक्षा की जो तैयारी चल रही है वो काफ़ी चरम सीमा पर चल रही है। चरक संहिता का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये क्यों दिलाई जाती है शपथ, तो मरीजों को सर्वश्रेष्ठ इलाज देने के लिए। इस वक्त अगर आप अगर एक अच्छे नागरिक हैं और अच्छे नागरिक के होने के साथ साथ आप अच्छे एक डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, तो आपके सामने अगर आपका शत्रु भी है तो आपको उसका एक सर्वश्रेष्ठ इलाज करना होगा। और इसी बात की क्या दिलाई जाती है, इनको शपथ दिलाई जाती है, जिससे चरक शपथ के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानना है लेडी विद लैम्प। तो आप सभी लोग जानते हैं लेडी विद लैम्प, यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्रीमिया युद्ध के दौरान इन्होंने अपने नागरिकों की और अपने सैनिकों की इन्होंने क्या की थी, हेल्प की थी क्रीमिया युद्ध में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संघ दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO की स्थापना इसी दिन हुई थी, कब, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में। शपथ आप सभी को पता है, जो मंत्रियों की शपथ है वो किसमें दी गई है, अनुसूची 3 में दी गई है। आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो आप सभी को याद रखना, आयुष्मान भारत योजना रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। इंद्रायणी मेडिकल सिटी कहाँ पर है, तो पुणे में, और पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए हमेशा से स्पेशल रहा है, तो आज भी इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल रहेगा, है ना। और इसमें स्पेशल ये है कि हम पे कल थोड़ी सी गलती हो गई थी, उस गलती को आज हम सुधारेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मैं आखिरकार इस क्वेश्चन को आपके लिए पुनः से क्यों लेकर आया हूँ, तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको पढ़ाया GSI, और GSI यानी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसके 2 नए स्थल खोजे गए थे। कैसे, विरासत स्थलों को खोजा गया था, 2 नए विरासत स्थलों को। तो तब मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था। पहला स्थल कौन था, शिवालिक जीवाश्म पार्क, ये कहाँ पर था, हिमाचल प्रदेश में। और एक था स्ट्रेटोमेटोलाइट बीरिंग लाइन, ये कहाँ पर था, सिक्किम में। ये दोनों भू विरासत स्थल थे जो खोजे गए थे भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। अब हाल ही में इसके भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियो सर्वेक्षण के क्या गए हैं, नए महानिदेशक बनाए गए हैं। और ये नए महानिदेशक के रूप में कौन आए हैं, तो अपने राजू भैया। ठीक है, राजू भैया, ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है। ठीक है, तो कौन बने भाई मित्रों, राजू भैया, एस राजू। ठीक है, एस राजू बने हैं इसके कौन से, नए अध्यक्ष। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओए राजू प्यार ना करियो। ओके, तो मित्रों आप सभी लोग देख सकते हैं इसके नए अध्यक्ष बनाए। और मैंने आपको ये क्वेश्चन कल कराया था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग होती, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया था और मुझे पुराना ही डाटा याद रहा था, लेकिन इसका डाटा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब पहले समझते हैं कि GSI, यहाँ पर है ZSI। तो ZSI आप सभी लोग जानते हैं, इसकी पहली महिला यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला कौन थी, धृति वर्जन जी। ठीक है, अब जानती है GSI, तो इसका क्या है, विश्व पृथ्वी के विकास का पता चल सके, है ना, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1951 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में। ये साइटें कितनी हो गई हैं टोटल, तो टोटल साइट हो गई हैं 34 साइट्स ये हो चुकी हैं। अब ये तो हमारा हो गया करंट अफेयर क्वेश्चन। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं सारे के सारे। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में भी आए होंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि यूनेस्को में हमारे भारत की कितनी, तो 40 साइट शामिल हैं। और 40वीं साइट है ये धौलावीरा।
ठीक है, कौन सी है? धौलावीरा गुजरात में पड़ती है, जिसको हम कोटड़ा टिब्बा के नाम से भी जानते हैं। अब आप सभी लोग देख सकते हैं रामसर साइट, तो ये हमारी थी कितनी? पहले 42, लेकिन उसके बाद हो गई कितनी? ये हो गई 44, 44 के बाद एक और इसमें जुड़ी, फिर हो गई 46, 46 के बाद दो और जुड़ी, तो ये हो गई 47, और 47 के बाद इसमें हाल ही में दो और नई जुड़ी हैं, ये हो गई 49। तो अब टोटल हमारी कितनी है? 49 रामसर साइट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुल अभ्यारण्य कितने हमारे? तो 544 अभ्यारण्य है। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 104 है। कुल अमूर्त धरोहर कितनी है? तो ये हमारी कितनी? 14। अब यहाँ पर हमारी थोड़ी सी गलती हुई थी, कुल टाइगर रिजर्व, तो कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या है 53, और 53 में हमारा जो नया टाइगर रिजर्व बना है वो है कौन सा? गुरु घासीदास। ठीक है, ये है नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। और जबकि 52 में कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। ठीक है, ये राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 11 इनकी संख्या है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आपको करना था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको जितने भी नोट प्रेस हैं, नोट प्रेस इनके नाम बताने वाला हूँ, कहाँ पर है और कौन कौन से हैं। तो पहले नोट से पहले हम देखते हैं अपना करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है। वर्णिका नामक एक सिहाई निर्माण इकाई की स्थापना की गई है। तो वर्णिका आपको याद रखना है, वर्णिका ये क्या है? एक सिहाई निर्माण इकाई है, और आरबीआई की नोट मुद्रा लिमिटेड इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, और आप सभी को पता है मैंने आरबीआई से संबंधित कितने फैक्ट आपको कराए हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूंगा इसकी फ़ोटो आरबीआई से संबंधित, तो आप सभी लोग उसे शेयर और दोस्तों के साथ उसे फैला देना एक बार, जिससे कि उनको आरबीआई से संबंधित कभी भी कोई दिक्कत ना आए। सारे पॉइंट मैंने उसमें लिख दिए हैं, आपको याद रखना है। अब आरबीआई की एक क्या है? नोट मुद्रण लिमिटेड है, उसके द्वारा एक वर्णिका नाम की स्याही निर्माण इकाई को स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो शक्तिकांत दास जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और ये क्या है? तो नोट की इंक जिससे नोट छपते हैं, हरे, लाल नोट, पीले, ये सारे नोटों की सबको क्या होती है? चाह होती है। इन्हीं नोटों की इंक कहाँ पर बनेगी? तो मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ओके मित्रों, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। आरबीआई संबंधित मैंने आपको सारे पॉइंट करा दिए हैं, अभी मैं बता भी दूंगा आपको, इनको आप सुन लेना, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले देखते हैं हमारा 4 जो प्रिंटिंग प्रेस हैं ये कहाँ पर हैं। तो नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटक में है, और सालवनी यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कौन कौन से? नासिक, देवास, मैसूर और सालवनी। नासिक, देवास, मैसूर और सालवनी। नासिक, देवास, मैसूर और सालवनी, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई अगर आपको ना पढ़ाया जाए तो आपके 1 नंबर खराब हो जाएगा, इसलिए आरबीआई का पूरा आपको क्या कराया जाएगा? रिवीजन कराया जाएगा। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। शाही या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना के लिए एक एक्ट आया था 1934 में, जिसको स्थापित किया गया 1 अप्रैल 1935 को। यानी इसने 1 अप्रैल से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। जब इसे भारत आज़ाद हो गया तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले जो अध्यक्ष थे, भारतीय अध्यक्ष थे, वे थे सीडी देशमुख, और जबकि इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, जबकि प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में कब आया? तो 1937 में ये कोलकाता स्थानांतरित होकर मुंबई में आ गया। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आरबीआई के द्वारा ही मनी ऐप को लॉन्च किया गया है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखने थे। अब आप सभी के बीच आया है क्वेश्चन नंबर 8, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आज का 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है आर्टिकल 52, 352, 356 और 360 से। तो पहले समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? आसपा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये चर्चा में क्यों बना है? तो जैसा कि आपको पता है कि अशांत क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है? आसपा को लागू किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है? सैनिकों की सबसे ज़्यादा पावर हो जाती है। यहाँ पर सैनिकों को गोली चलाने का भी अधिकार हो जाता है, तलाशी लेने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, पुलिस से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसकी पावर किसकी बढ़ जाती है? तो आर्मी की यहाँ पर बढ़ जाती है। ये आर्मी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कब आया था? 1958 में, और 6 माह के लिए ये वहाँ पर लागू किया जाता है जहाँ पर अशांत क्षेत्र है। पहले ये 3 राज्यों में, पूरे राज्यों में लगता था, यानी पूरे राज्य में आर्म फोर्स लगता था, लेकिन अब वो क्षेत्र निर्धारित कर दिए हैं जो अशांत क्षेत्र हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा असम है अपना, अब पहले पूरे असम में क्या लगती थी? ये पावर एक्ट लगती थी। अब मान लो यहाँ पर ये छोटा सा अशांत क्षेत्र है और पूरे में क्या लग रहा है? आपका आसपा लग रहा है। अब ये उसी क्षेत्र में लगी जहाँ पर ज़्यादा आतंकवादी रहते हैं, ज़्यादा अशांत क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो ये लिमिटेड कर दिया गया है, और इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अशांत क्षेत्र को क्या कर दिया? सीमित कर दिया, उसे निर्धारित कर दिया गया है। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो असम है, मणिपुर है और नागालैंड है। असम की राजधानी दिसपुर है, मणिपुर की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं, और नागालैंड की राजधानी भी आप सभी लोग जानते हैं, नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने होंगे।
अब मित्रों आप सभी को याद है कि 352 आर्टिकल आपातकाल की घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा ये होता है, और अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार, तो 3 बार लग चुका है। ठीक है, अब आप सभी को याद है, यानी 3 बार इसकी स्थिति बन चुकी है और 3 बार लगा भी है। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है कि आर्टिकल 356 यह राष्ट्रपति शासन होता है, और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में यह राष्ट्रपति शासन लगा भी है। नेक्स्ट आर्टिकल 360, तो ये वित्तीय आपातकाल है, और एक बार इसकी स्थिति बनी थी, लेकिन अब तक एक भी बार राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा, माफ करना, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ओके मित्रों, ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादन राज्यों में से एक है? तो सबसे ज़्यादा सब्जियों में उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा मित्रों? अपना उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर वेस्ट बंगाल है, थर्ड स्थान पर एमपी है, और चौथे स्थान पर है बिहार अपना पड़ोसी राज्य बिहार। और बिहार बहुत ज़्यादा ये पॉइंट आपको याद रखना है। और फल उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो फल उत्पादन में है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। और सब्जी के अध्ययन को कहते हैं ओलेरिकल्चर। बागवानी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर। इन दोनों को किस में रखा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में ही रखा जाता है, बागवानी में। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, और आज का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी के लिए इसे रखना भी है याद। भारत में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया है? तो श्रीलंका में आपातकाल लागू किया गया, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर महंगाई 18% बढ़ चुकी है, कर्जा यहाँ पर 55 गुना हो चुका है, और विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 11,000 करोड़ रुपये ही रह गया है। यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया है? तो आपातकाल की स्थिति को घोषित कर दिया गया है और आपातकाल लगा दिया गया है। यहाँ पर आपातकाल आया है, तो आयात में कमी आने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है? आपातकाल आया है। किस किस के आयात में? तो ईंधन के आपात में, चावल के आयात में, और एलपीजी के आयतन में कमी आई थी, और इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी कीमत बढ़ गई, और आज कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि खाने के लाले लग गए हैं, और खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कहाँ पर? तो श्रीलंका में। अब यहाँ पर इमरजेंसी भी लग गई है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति यहाँ पर हो चुकी है। अब भारत के द्वारा क्या क्या किया गया है, क्या एक्शन लिया गया है? तो भारत के द्वारा चावल दिया गया है, सस्ता लोन दिए जाने की घोषणा की है, और मेडिकल सर्विस भी देखने की बात की गई है। और 40,000 टन क्या होगा? 40,000 टन भारत चावल देगा, और $1 अरब से ज़्यादा क्या देगा? सस्ता लोन देगा। ये पॉइंट आपको याद रखने, 40,000 टन डॉलर, माफ़ करना, 40,000 टन चावल और $1 अरब सस्ता लोन देने की बात भारत ने कही है। अब आप सभी के सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेकर आया हूँ जो विदेशी मामलों से संबंधित हैं। ये विदेशी मामले आपके करंट अफेयर को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। आइए देखते हैं विदेशी मामले कौन कौन से हैं। ये विदेशी मामले, जैसे कि आपको पता है कि पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यह किसने जारी की थी? अपने आप की, तो ये की थी पाकिस्तान ने। 2024 से 2026 तक ये लागू रहेगी। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन किसने खर्च किए हैं? तो फिलीपींस ने हाल ही में खर्च किए थे। और किससे? तो भारत के लिए। तेल रिसाव के कारण पर्यावरण के लिए 90 दिनों का आपातकाल कहाँ पर लगाया गया था? पेरू में। ईंधन की कीमतों के बढ़ते चलते कहाँ पर लगाया गया था? तो कजाकिस्तान में। और खाद्य आपातकाल मैंने आपको बताया कहाँ पर लगाया गया था? श्रीलंका में। नेक्स्ट आप सभी लोग देखिए, राजनयिक संबंधों के लिए स्मारक लोगो बनाया था किसने? तो इजराइल ने बनाया था भारत के साथ। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बम चक्रवात हाल ही में आया था, बम चक्रवात ये कहाँ पर आया था? पूर्वी अमेरिका में। और कैसा था? बर्फीला चक्रवात। व्यापारिक भागीदारी में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका और चीन। भारत का व्यापारिक भागीदार किसके साथ है? सबसे ज़्यादा चीन के साथ, और सेकंड है, माफ़ करना, सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ, और सेकंड है इसमें चीन। ठीक है, तो ये कुछ आप सभी के सामने क्या थे? विदेशी मामले थे। ये पॉइंट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े तो जनवरी और फरवरी के पॉइंट थे, मैंने आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है मित्रों, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए होंगे। नोट्स अगर आपको पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा, अपनी राय दिएगा। ठीक है, और आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन क्लास रहती है। कोई गलती अगर छोटी मोटी हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है तो उसमें ध्यान नहीं रहता है, और वही हमारा पुराना डाटा रह जाता है। तो इसे आप क्लियर करने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें, अगर कभी कभी छोटी मोटी गलती हो भी जाया करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, और आप सभी को अगर किसी दिन मुझसे बात करनी हो तो आप सभी लोग बता दिएगा, मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ, और आप सभी की जितने भी डाउट हों उनकी जानकारियाँ भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है मित्रों, तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और देखते रहें आप सभी लोग एक करंट अफेयर नोट्स की वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।